हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माफ्लिक। तो आज हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल नॉलेज देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पेरेंटल होता है वो ग्रीक वर्ड से मिल करके बना होता है, जिसका मीनिंग होता है पैरा मीन्स आउटसाइड एंड एंट्रॉन मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टाइन के अलावा और जो सारे रूट्स को फॉलो किया जाता है उससे ही हम पेरेंटल रूट बोलते हैं। और इसको ये भी आप कह सकते हैं ओरल रूट को छोड़ करके बाकी और सारे रूट्स जो भी फॉलो किए जाते हैं उससे हम पैरेंटल रूट्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बीपी डेफिनेशन दिया है, पैरेंटल प्रिपरेशन आर स्टेराइल प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और इम्प्लीमेंटेशन इनटू ह्यूमंस और एनिमल बॉडीज। पैरेंटल प्रिपरेशन स्टेराइल प्रिपरेशन होती है और किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है? ह्यूमंस और एनिमल बॉडीज़ में इंजेक्शन या इन्फ्यूज़न को लगाने के लिए। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन के भी अकॉर्डिंग पैरेंटल जो रूट है उसके लिए भी गाइडलाइन है। पैरेंटल प्रिपरेशन आर स्टेराइल पायरोजन फ्री लिक्विड्स जैसे कि सॉल्यूशन, इमल्सन और सस्पेंशन, और solid dosage forms containing one or more active ingredients packed in either single dose or multiple dose containers. They are intended for administration by infusion, injection or implementation into the body. तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग भी यही डेफिनेशन होती है कि पेरेंटल प्रिपरेशन स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं और पायरोजन फ्री होते हैं, और उसमें इंक्लूड होता है सॉल्यूशन, इमल्शन और सस्पेंशन, और सॉलिड डोजेस फॉर्म भी होते हैं, और उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होता है जो कि सिंगल डोज और मल्टीपल डोज को कैरी करता है या कंटेन होता है, और जो कि एडमिनिस्टर करने के लिए जैसे कि इन्फ्यूजन देना है, आईवी देना है या इम्प्लीमेंटेशन करना होता है बॉडी के अंदर, तो वो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन में बताया जाता है। तो चलिए एडवांटेजेस होते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट्स के वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। इमीडिएट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी भी की जा सकती है। यूजफुल फॉर पेशेंट हु कैन नॉट टेक ड्रग ओरली, पेशेंट हु आर वोमिटिंग और अनकॉन्शियस। जनरली अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसको वोमिटिंग भी हो रही है तो आप उसको आईवी या इन्फ्यूजन के थ्रू भी आप ड्रग की डिलीवरी पेशेंट में की जा सकती है। और यूजफुल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इरिटेशन ऑफ स्टमक बाय द ड्रग इज अवॉइडेड। कंप्लीट बायोअवेलेबिलिटी मीन्स जितनी ड्रग की डोज होती है अगर आप उतनी पेशेंट को देते हैं तो कंप्लीटली बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि आपकी जो डोज है वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जा रही है। प्रोवाइडिंग सस्टेन्ड ड्रग डिलीवरी वो इम्प्लांट के केस में होता है, पैचेस के फॉर्म में होता है। यूजफुल फॉर डिलीवरी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स। द ड्रग एक्शन कैन बी prolonged by modifying the formulation. Injection ensure accurate dose ऑफ द मेडिकामेंट। चलते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं उनको भी देख लेते हैं। पेन ऑन इंजेक्शन सबसे यूनिक होता है, वो आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी साइट पे इंजेक्शन लगता है तो उस साइट पे क्या होता है, दर्द होता है। फिर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। ट्रेन्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, सेल्फ मेडिकेशन इज डिफ़िकल्ट। इंजेक्शन लगाने के लिए ट्रेन्ड पर्सन की ज़रूरत होती है और उसमें आप खुद से इंजेक्शन नहीं लगा सकते। ड्रग डायरेक्टली रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिवर्स एंड एडमिनिस्टर ड्रग्स इफेक्ट, डिफ़िकल्ट टू सेव पेशेंट इफ ओवरडोज। इसमें बहुत सारी खामियां भी होती हैं कि अगर आपने ओवरडोज मिस्टेक से हो जाती है, अगर ड्रग की आपने एडमिनिस्टर कर दिया आईवी के फॉर्म में, तो उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते और डायरेक्ट जो कि डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। These routes are not very convenient and economical for the patient. Side effects are quicker than that of drug given by any other routes. इस रूट में सबसे ज़्यादा ही जल्दी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं अगर किसी केस में, अगर ड्रग में अगर इम्प्योरिटीज़ है या माइक्रो कंटामिनेशंस हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स क्विक मतलब तुरंत आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपकी जो ड्रग है, जो आपकी मेडिसिन है या जो आपने इंजेक्शन दिया है वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सेस इमीडिएट होता है पेशेंट की बॉडी के ऊपर। तो पेरेंटल प्रोडक्ट जो होते हैं उनके रूट्स भी डिसाइडेड होते हैं।
तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि इंट्रावेनस आपने जनरली देखा होगा आईवी, वो कहाँ दिया जाता है? वेन्स में दिया जाता है। और इंट्रामस्कुलर आईएम, तो उसको मस्कुलर टिश्यू में दिया जाता है या मसल्स टिश्यू में दिया जाता है। फिर इंट्राडर्मल आईडी के फॉर्म में होता है, जो कि डर्मिस ऑफ द स्किन दिया जाता है इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस, जो कि फॉर्म में होता है एसक्यू, तो उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द स्किन में दिया जाता है। वैसे ही बहुत सारे होते हैं रूट्स, जैसे कि इंट्रा आर्टिकुलर में जॉइंट स्पेसेस में दिया जाता है, इंट्रा कार्डियक में हार्ट में दिया जाता है, और इंट्रा ऑकुलर आई में दिया जाता है, इंट्रा पेरिटोर्नियल पेरिटोर्नियल कैविटी में दिया जाता है इंजेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स on the basis of two type. One type is basis of volume, and then second type based on the mode of delivery. तो जनरली क्वेश्चन भी इसी टाइप पे पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स एंड लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। तो इसको देख लीजिए। एन इंजेक्शन दैट इज पैक्ड इन कंटेनर लेबल्ड एज कंटेनिंग 100 ml और लेस। जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल होता है उसमें 100 ml से कम वॉल्यूम में मेडिसिन या मेडिकामेंट जो भी होता है वो 100 ml से कम होता है। फिर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल की बात करें तो एन इंजेक्शन दैट इज पैक्ड अ कंटेनर लेबल्ड एज कंटेनिंग 101 ml से 1000 ml। जो आप लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं आपके, तो उसमें 101 ml से लेकर के 1000 ml तक होता है। जैसे कि आपने कभी ग्लूकोज वगैरह यूज़ किया होगा, हॉस्पिटल गए होंगे, तो वो आईवी सेट के थ्रू जो पिक करके टाई कर देते हैं, तो वो 500 ml का होता है, जो कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होता है, और जो कि सिंगल यूज़ के लिए होते हैं। और उसमें यूज़ टू प्रोवाइड कैलोरीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड वगैरह जो हॉस्पिटल में चढ़ते हैं, उसको ही इसमें लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में यूज़ किया जाता है। उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। एडमिनिस्टर किसके थ्रू किया जाता है? आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू ही टेक्निक होती है, उसी के थ्रू ही यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स की। तो सिंगल और मल्टीपल यूजेस के लिए होता है। यूज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जनरली इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है ड्रग, जो कि सिंगल यूज़ और मल्टीपल यूज़ के लिए होती है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसको प्रिजर्व करके ही रखना होता है, नहीं तो डिग्रेड हो जाएगी आपकी मेडिसिन। एडमिनिस्टर थ्रू वेरियस पेरेंटल रूट्स, बहुत सारे रूट्स होते हैं इसमें, जैसे इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल और आईवी रूट प्रेफर किया जाता है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में, जैसे कि इंसुलिन इंजेक्शन, जो भी स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल के अंदर ही आता है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ डिलीवरी के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि इंजेक्शन, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, पाउडर फॉर इंजेक्शन और इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, कंसंट्रेट्स फॉर इंजेक्शन और इंट्रावेनस इंजेक्शन, देन इम्प्लांट। फर्स्टली इंजेक्शन क्या होता है? तो इंजेक्शन स्टेराइल प्रिपरेशन होती है, पायरोजन फ्री सोल्यूशन होता है, और डिस्पेंस किया जाता है इमल्शन में, सस्पेंशन के फॉर्म में, जिसमें वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसको बोलते हैं एपीआई, और एक सुटेबल व्हीकल होता है जिसके थ्रू वो रन करता है। इंजेक्शंस आर टू टाइप जनरली। पहले होता है सिंगल डोज इंजेक्शन एंड देन मल्टीपल डोज प्रिपरेशन। तो जो सिंगल डोजेज होता है वो कंटेन नहीं करता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, और जो मल्टीपल डोजेज होता है वो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स को कंटेन करता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 ml से कम ही कम होता है मल्टीपल डोजेस में। तो बात करते हैं इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न की। इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न क्या होता है? जनरली स्टेराइल पायरोजन फ्री एक्वस सॉल्यूशन ये भी होते हैं, और इमल्सन के साथ इसमें वाटर कंटिन्यूअस फेज में होता है, और इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जैसे ही प्रिपेयर किया जाता है। दे आर इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन लार्ज वॉल्यूम्स एंड डू नॉट कंटेन एनी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न जनरली आईवी होता है, ये लार्ज वॉल्यूम को कंटेन करते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए, और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कंटेन नहीं करता है। इंजेक्शन और इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न ये कैसे होते हैं? दे आर स्टेराइल पायरोजन फ्री सॉलिड सब्सटेंसेस including freeze-dried material distributed in their final container, and which, when the prescribed volume
of the appropriate sterile liquid is added rapidly form either clear and practically particle free solution or uniform suspension। जनरली जितने भी आईवी इंजेक्शन है या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, तो स्टेराइल भी होने चाहिए, पायरोजन फ्री सॉल्यूट सब्सटेंस भी होने चाहिए और स्टेराइल के साथ-साथ उसमें फ्री एक्वस सॉल्यूशन को कंटेन करना चाहिए। जो वॉल्यूम कोई प्रिस्क्राइब करता है, उसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही एडमिनिस्टर होती हैं मेडिसिन्स। अब बात करते हैं कंसंट्रेट्स फॉर इंजेक्शन और इंट्रावेनस infusions. They are sterile, pyrogen-free solutions intended for injection or infusion after dilution. They are diluted to a prescribed volume with a prescribed liquid before administration. जैसे कि जो इंजेक्शन होते हैं स्टेराइल होते हैं, पायरोजन फ्री सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि इंटेंडेड किए जाते हैं इंजेक्शन के लिए और इन्फ्यूज़न के लिए। आफ्टर डाइल्यूशन ही इनको यूज़ में लिया जाता है। तो जैसे कि आपने हॉस्पिटल गए होंगे तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी किया होगा अगर फार्मेसी से हैं या डी फार्मा आपने किया है, तो आपने देखा होगा पीसीएम होता है वो कंसंट्रेट्स फॉर्म में होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है तो उसको डाइल्यूट करके ही उसको यूज़ में लिया जाता है। चलते हैं बात करते हैं इम्प्लांट्स की। इम्प्लांट्स स्टेराइल सॉलिड प्रिपरेशन होती है और कंटेन करता है 1 और मोर एक्टिव इंग्रीडिएंट्स जो कि एपीआई होता है। दे आर size and shape suitable for parenteral implementation and provide release of active ingredients over an extended period of time। जो शेप होता है और जो साइज होता है वो पेरेंटल इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही सूटेबल होता है। जो रिलीज़ क्या करता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि एपीआई को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इम्प्लांट कर देता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के लेक्चर में बताया था इम्प्लांट्स पैच के फॉर्म में होता है, वो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आता है। अब बात कर लेते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर पैरेंटल डोजेस फॉर्म्स। सबसे पहले होता है स्टेरिलिटी, देन स्टेबिलिटी, आइसोटोनिसिटी, फिर फ्री फ्रॉम पायरोजन, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, कंटेनर एंड देन क्लोजर। मैंने बताया था आइसोटोनिसिटी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आईवी इन्फ्यूज़न या आईवी इंजेक्शंस के लिए। तो जो आइसोटोनिसिटी होता है वो क्या होता है एक्सटर्नल सॉल्यूशन होता है जो कि हमें ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है या ऐसे हमें उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि जैसे कि सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर का कंसंट्रेशन एज़ कंपेयर टू आवर बॉडी या अदर पीपल्स बॉडी, उसी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। तो आप ये देख ही रहे होंगे स्ट्रक्चर्स को, जैसे आइसोटोनिक मीन्स नॉर्मल और हाइपरटोनिक मीन्स उस कंडीशन में क्या हो जाता है जो आरबीसी होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं। और जो हाइपोटोनिक्स होता है उसमें क्या होता है जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो आरबीसी होती है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण जो है उसमें क्या हो जाता है स्वेल हो जाती हैं आरबीसीज। तो आइसोटोनिसिटी का मेजर रोल होता है आईवी इंजेक्शन में। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जिन भाइयों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं रोज़ाना यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।